नमस्कार, जय हिंद। कल वाले वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग इसी तरीके से और आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन से आज फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 व्यक्तियों की कमेटी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष आयु के 2 पुरुषों को जो 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की कमेटी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब 35 और 45 वर्ष आयु के 2 पुरुषों को प्रतिस्थापित किया जाता है 2 महिलाओं द्वारा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में 35 और 45 वर्ष के 2 पुरुष जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज का ऐसा कोई भी जब क्वेश्चन हो जहां पे एक से ज्यादा लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हो या एक से ज्यादा लोग ग्रुप में आ रहे हो, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि जो लोग भी ग्रुप छोड़ के जा रहे हो या जो लोग भी ग्रुप में आ रहे हो उनका सबसे पहले आप एवरेज ले लिए। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 और 45 वाले 2 लोग जा रहे हैं, तो 35 और 45 का जो एवरेज होगा, 35 और 45 का जब आप एवरेज लेंगे तो 35 और 45 का एवरेज हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से मान के चलेंगे कि 35 और 45 वाले लोग नहीं जा रहे हैं, 40 वाले 2 लोग जा रहे हैं, 40 वाले 2 लोग जा रहे हैं। बात एक ही है। 35 और 45 अगर आप जोड़ते हैं तो भी हमारा 80 होगा और 40-40 के अगर 2 लोग चले जाते हैं तो भी हमारा 80 होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम 35 या 45 लेके चले या 40-40 के 2 लोगों को लेके चले। ठीक है, 40 वर्ष वाले 2 लोग चले गए, इनकी जगह पे 2 नए लोग आ गए। इन 2 नए लोगों के आने से देखिए क्या कह रहा है, इन 2 नए लोगों के आने से कह रहा है कि हमारा जो एवरेज है वो 2 वर्ष बढ़ गया। एवरेज बढ़ गया यानी कि फायदे की बात हो रही है। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपके जेब से 100 रुपए अगर गिर जाएं और जैसे ही आप आगे बढ़े आपको गिरा हुआ 500 का नोट कहीं मिल जाए, तो ऐसे में आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? सीधी सी बात है, आपके जेब से 100 गए हैं और आपको गिरा हुआ 500 का नोट मिल गया, तो सीधी बात है आपको 500-400 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आपके जेब से 500 का नोट गिर जाए और आपको गिरा हुआ 100 रुपए का अगर नोट मिल जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको 400 रुपए का नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात है कि फायदा तभी हो सकता है जब जाने वाली वैल्यू छोटी हो और आने वाली वैल्यू बड़ी हो। और नुकसान कब होगा? नुकसान तब होगा जब जाने वाली वैल्यू बड़ी हो और आने वाली वैल्यू छोटी हो। यहां क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यहां पर फायदा हो रहा है, यानी हमारा एवरेज बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा कब? फायदा कब होगा? फायदा तभी होगा जब जाने वाली वैल्यू छोटी हो और आने वाली वैल्यू बड़ी हो। यानी जाने वाले कितने के हैं? 40 के, और आने वाले जो भी होंगे वो निश्चित तौर पे 40 से ज्यादा होंगे। अब हमें यह देखना होगा कि इनके आने से कितना फायदा हुआ? 2 का फायदा हुआ। एक व्यक्ति पे 2 का फायदा हुआ और यहां व्यक्तियों की संख्या हमको क्वेश्चन में दी हुई है 8, तो 1 पे 2 का फायदा, तो 8 पे हमारा फायदा कुल 16 का। इन 8 लोगों पे 16 का फायदा। ये 16 का जो फायदा हुआ है वो कितने लोगों के आने से हुआ है? ये 16 का फायदा 2 औरतों के आने से हुआ है। तो ये 16 को आप 2 लोगों पे डिवाइड कर दो, तो 16 का फायदा 2 लोगों के आने से हुआ, तो 1 के आने से 8 का फायदा हुआ। तो 8 का फायदा हुआ तो 8 जोड़ दीजिए, 40 में 8 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो महिलाएं हमारे समूह में शामिल हो रही हैं उनका औसत 48 ईयर होगा, 48 साल होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम का है। क्या कह रहा है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की एक गोलाकारी गेंद को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर में डुबोया जाता है। यह मानते हुए कि पानी गेंद को पूरी तरह से ढक देता है, जल स्तर में वृद्धि क्या होगी? देखते हैं। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गेंद है, उसको एक सिलेंडर में डुबाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये सिलेंडर है। हम मान लेते हैं कि डुबाने के पहले सिलेंडर में पानी का लेवल कहीं यहां तक था, यहां तक पानी इसमें पूरी तरीके से भरा हुआ था। जब हमने उसमें एक गेंद को डुबोया तो निश्चित तौर पे पानी का लेवल जो होगा वो ऊपर आ जाएगा।
तो हमने मान लिया कि पानी का लेवल अब यहां पे आ चुका है। पानी पहले यहां तक था, अब पानी का लेवल इतना ऊपर आ चुका है, तो इतना पानी का लेवल ऊपर आ गया। ये जो पानी का लेवल ऊपर आया वो इस बॉल को डालने के कारण आया। तो सीधी सी बात है कि इस बॉल का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, ये सिलेंडर के उठे हुए भाग के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर का जो भाग उठा है वो इस गेंद को डालने के कारण है। तो गेंद का आयतन सिलेंडर के आयतन के उठे हुए भाग के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉल का जो आयतन है, ये जो गेंद है, इसके आयतन को सिलेंडर के उठे हुए भाग के आयतन के बराबर करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हमारा स्फीयर है, गोला है। गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब। इस गोले का जो रेडियस है वो हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया है तो 3 का क्यूब कर दोगे 27 हो जाएगा, या ऐसे लिख के छोड़ दीजिए आप। आगे बोला जा रहा है कि इसको डालने से लेवल इसका ऊपर आ गया। ठीक है, आपसे कहा जा रहा था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है वो सिलेंडर की है। सिलेंडर की रेडियस हमको कितनी दी हुई है? सिलेंडर की रेडियस हमें 5 दी गई है। उठे हुए भाग की ऊंचाई मुझे नहीं मालूम, मैं इस उठे हुए भाग की ऊंचाई को h मान ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई जो है पूरे सिलेंडर की ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई केवल और केवल सिलेंडर के उठे हुए भाग की ऊंचाई है। तो हम लोग इसके आयतन को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आयतन आपको मालूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा सिलेंडर का है वो 5 है, और इसके उठे हुए भाग की ऊंचाई h होगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 इधर काट लिया हम लोगों ने। ठीक है, और h हमारा अब यहां से आ जाएगा, तो 4 तियां 12, 12 तियां 36। 36 में अगर हम लोग ये 25 से भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1.44। तो 1.44 देखिए दूसरा ऑप्शन। तो यही सिलेंडर के उठे हुए भाग की ऊंचाई हो जाएगी, यही हमसे पूछा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी हमारा वॉल्यूम का ही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 12 गोलाकार गेंदों को एक बाल्टी में गिराया जाता है जो किनारे तक पानी से भरी होती है। बहता हुआ पानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में एकत्र किया जाता है। बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, एक बाल्टी है जिसमें आपने 12 गेंदें गिराई हैं। उस 12 गेंदों से, अब बाल्टी की आकृति कैसी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल्टी बेलनाकार हो सकती है, हो सकता है कि वो सिलेंडर हो सकता है कि वो सिलेंडर ना हो, कि वो छिन्नक हो, छिन्नक जैसा आप जानते हैं फ्रस्टम हो, ठीक है, या कोई भी आकृति का हो, हमें उस बाल्टी से कोई मतलब नहीं। बाल्टी में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बाल्टी हमारा सिलेंडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसमें कई सारी बॉल गिराई, 12 गेंदें गिराई। अब मैं 12 गेंदें नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे 12 गेंदें हमने गिराई। ठीक है, और इस गेंदों की रेडियस हमें दी हुई है। इन जो गेंद आपने इसमें गिराई है उस गेंद की रेडियस हमें दी हुई है 10। इस गेंद को गिराने से यहां से पानी फ्लो होता है। पानी का लेवल मान लीजिए जहां भी रहा हो वहां से पानी बाहर आया। पानी जो बाहर आया, अब पानी बाहर आने के बाद वो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में इकट्ठा हुआ। अब जिस बर्तन में पानी इकट्ठा हो रहा है उस बर्तन के बारे में बोल रहा है कि वो बर्तन हमारा सिलेंडर है, यानी कि बेलन है। इसकी मुझे रेडियस दी गई है सिलेंडर की 20। पानी कहां तक इकट्ठा होगा ये मुझे ऊंचाई नहीं मालूम। हमने मान लिया जहां तक भी पानी भर जाए उसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया। ये पानी का जो लेवल h तक पहुंच गया वो यहां से जब आपने इस बाल्टी में जब आपने गेंद डाली है तो गेंद डालने से पानी यहां से फ्लो हुआ होगा, और फ्लो होने के बाद पानी इस वाले सिलेंडर में आया होगा। इस सिलेंडर में जब पानी आया तो यहां इतनी ऊंचाई तक आ गया। अब ये जो इतनी ऊंचाई तक आया पानी, वो इन गोलों को डालने के कारण आया। तो इन गोलों का आयतन इस सिलेंडर की इस उठे हुए भाग के आयतन के बराबर होगा। अगर एक गोले का आयतन लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आर मुझे उसका दिया हुआ है, आर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 का क्यूब हो गया। ये ऐसी कितनी गेंदें आपने गिराई हैं? ऐसी हमसे कह रहा है कि हमने 12 गोलाकार गेंदें गिराई हैं, तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें। ये गिराने के कारण ये पानी का लेवल h ऊंचाई तक आया है, तो आप इसके वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच।
और इसका h हमें फाइंड करना है। ये h मुझे मालूम नहीं है, वही मुझे निकालना है। पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो इधर हम लोगों ने काट लिया, 3 से हमारा 12 कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 हमारा 4 इधर कट गया, ठीक है, और ये 10 बच गया। तो हमारी जो ऊंचाई आ गई वो 40 आ गई। बर्तन में पानी की ऊंचाई पूछ रहा था, 40 आ गई, सी ऑप्शन। तो ये हमारा वॉल्यूम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा एरिया पे बेस्ड है। कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। इसके विकर्ण के अनुदिश 25 रुपया प्रति मीटर की दर से एक सड़क बनानी है। सड़क बनाने की लागत क्या है? देखिए, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई हमें दी हुई है 1200 और उसकी चौड़ाई दी हुई है मुझे 500। कह रहा है कि इसके विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल से हम लोग 25 रुपया प्रति मीटर की दर से सड़क बनाते हैं। यहां से लेकर यहां तक इस विकर्ण के अनुदिश, ठीक है, इस डायगोनल से जाते हुए हम लोग एक सड़क बनाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि मैं ये पता कर लूं कि ये सड़क कितनी लंबी है, इस सड़क की लंबाई क्या है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो, अगर पिछला वीडियो आपने देखा हो तो इस वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे। हमने कहा था वो ट्रिपलेट याद रखेंगे तो हमारे लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप याद करिए, कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि 5 12 से हम लोगों ने 13 का विकर्ण बनाया है। तो 13, अब चूंकि डबल जीरो है तो 2 जीरो हम यहां लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। अब अगर आप इसको स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लग जाए, ऐसे अगर याद रहता है तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान रहती है। तो ये विकर्ण की लंबाई हमारे लिए 1300 मीटर मिल गई हमको। कह रहा है 25 रुपया प्रति मीटर की दर से सड़क बनानी है। 1 मीटर जो सड़क बनाते हो उसका जो खर्च है वो हमें 25 रुपया दिया हुआ है। हमने जो सड़क बनाई है वो कुल कितने मीटर की है? वो हमारी 1300 मीटर की है। हमसे टोटल खर्च पूछ रहा है। टोटल 1300 मीटर हमने सड़क बनाई। 1 मीटर सड़क का जो खर्च है वो 25 रुपया है, तो हम इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दें। 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 या 75, तो ये हो जाएगा 32,500। 32,500 यानी कि दूसरा ऑप्शन। तो हमारा जो टोटल खर्च आएगा सड़क बनाने का वो आएगा 32,500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप से है। कह रहा है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। यदि कुल लाभ अगर 1140 रुपया हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? देखते हैं। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। कह रहा है कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। ठीक है, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हो, कल भी हम लोगों ने एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया था, वो भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। प्रॉफिट का मतलब लाभ, लाभ समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट का, मतलब आप पूंजी कह लीजिए या निवेश कह लीजिए, और ये आपका टाइम है। तो लाभ 2 चीजों पे निर्भर करता है, पूंजी और समय के गुणनफल पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में मेरी पूंजी क्या है। आप लाभ तभी निकाल सकते हैं जब आपको पूंजी के बारे में मालूम हो और समय के बारे में। तो सबसे पहले पूंजी देखते हैं। हमने आपसे कहा था जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो आप पूंजी कुछ एज्यूम कर लीजिए और समय कुछ ले लीजिए। देखिए यहां पे पूंजी के बारे में क्या कहा जा रहा है। पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, भी समय को छोड़ दीजिए, केवल पूंजी पे हम लोग फोकस करेंगे। यहां पूंजी का 1/4 भाग है। यहां पूंजी वाई के लिए कितना कह रहा है? 1/5 भाग। तो केवल अभी पूंजी पर फोकस करिए। यहां नीचे हमारा 4 है और यहां नीचे 5 है। 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम लोग पूंजी अपनी मान लेते हैं कि मेरी टोटल पूंजी कितनी है? 20 है। इसी प्रकार
अगर हम लोग समय देखें तो समय हमारा यहां पर 1/4 है और यहां समय 1/2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो मैं यहां समय मान लेता हूं कि मेरा 4 है। एक्स के लिए कह रहा था, अब पूरा सवाल फिर से पढ़ते हैं। एक्स किसी व्यापार में पूंजी का 1/4, टोटल पूंजी 20 है, 20 का 1/4 हमारा 5 हो जाएगा। समय कह रहा उसका 1/4 है, 4 का 1/4 कितना होगा? 1 होगा। वाई के लिए कह रहा है कि पूंजी का 1/5 भाग, कुल पूंजी 20 है, 20 का 1/5 हमारा 4 होगा। समय कह रहा उसके लिए 1/2 है, तो समय टोटल हमने 4 लिया हुआ है, तो 4 का 1/2 2 होगा। जेड ने शेष पूंजी, अब शेष पूंजी देखनी है। टोटल पूंजी हमें क्वेश्चन में हम लोगों ने कितनी ली है? 20 ली है। 20 में अगर देखा जाए तो एक्स और वाई की जो टोटल पूंजी है वो 9 है, तो सीधी बात है अगर 20 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो जेड की जो पूंजी होगी वो 11 होगी। समय की बात क्या कह रहा है? समय कह रहा है कि जेड के लिए कह रहा था शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है? 4 है, तो मैं इसके लिए समय पूरा 4 ले लूंगा। मैंने इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई किया तो इससे प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब मैं जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो मेरा प्रॉफिट का बनेगा। तो यहां पे रेशियो बना, ये हमारा 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये हमारा 44 हो गया। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसमें सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। इसको टोटल ऐड करिए। कह रहा कि टोटल जो लाभ है, पूरा प्रॉफिट जो है वो हमको 1140 दिया है। मैं अगर इसको ऐड करूं 44 और 8 52, 52 5 57, तो ये 57 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट 57। ये टोटल प्रॉफिट 57 जो है वो मुझे दिया हुआ है 1140 के बराबर। अगर आप इसको भाग करोगे तो ये 2 बार में भाग हो रहा है और एक जीरो भी है, तो इसका मतलब है कि ये इसका जस्ट 20 गुना है, ये इसका 20 गुना है। तो लाभ 20 गुना हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग। हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक का हिस्सा। अब आपसे प्रत्येक का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो यहां पे जो प्रत्येक का हिस्सा आपने लिखा हुआ है 5, 8 और 44, इसको आप 20 गुना कर दीजिए। तो अगर मैं यहां से 5 का 20 गुना करता हूं तो इससे x मिल जाएगा 100। चाहो तो यहीं से ऑप्शन मैच करा सकते हो, आपको वाई जेड निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां पर आपको 100 दिखाई पड़ रहा है और कहीं 100 नहीं। वाई चाहो तो निकाल लो, उसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे वो 160 हो जाएगा। ये मैच हो रहा है हमारा आंसर। और यहां से जेड भी निकालना चाहो तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 880 हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100, 160 और 880। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जहां फ्रैक्शन में दिया हो, केवल बात पार्टनरशिप की नहीं है कि पार्टनरशिप चैप्टर में ही ऐसा करेंगे, अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो तो किसी भी चैप्टर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां पे आपको भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो आप ये एलसीएम लेके इस तरीके से करने की कोशिश करिए, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से है, नावधारा से। कह रहा है एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में के लिए कुल बराबर समय लगता है। हमारा समय जो है वो बराबर है, धारा की गति क्या है? देखिए यहां पे अब लगाने के लिए सवालों को कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो हमारा समय बचाए। तो हमको कुल मिला के समय बचाने पर ध्यान देना है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे जो की पॉइंट है वो ये है कि यहां पर बराबर समय लगता है। बराबर समय लगता है। बराबर समय का क्या मतलब? जैसा कि हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्वेश्चन में कहा गया है कि समय बराबर लगता है। समय बराबर लगने का मतलब है टाइम हमारा कांस्टेंट है। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा कि मेरा चाल और दूरी जो होगा वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या हिंदी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग समानुपाती कहते हैं। समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि जैसा रेशियो हमारा चाल का होगा वैसा रेशियो हमारा दूरी का होगा, या जैसा रेशियो हमारी दूरी का होगा वैसा ही चाल का होगा। समानुपाती होगा। चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, चाल घटेगा तो दूरी घटेगी। तो देखते हैं, कह रहा था एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाना है। धारा के अनुकूल जाना है 33 किलोमीटर। तो पहली दूरी जो हमको मिल गई वो 33 किलोमीटर की मिल गई। और ये कैसे मिली है? ये हम जा रहा है वो अनुकूल। अनुकूल को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पे अनुकूल, अगर आप अनुकूल समझते हैं हिंदी में तो अनुकूल समझिए। हिंदी में कभी कभी उसको अनुकूल कहता है, कभी कभी अनुप्रवाह कहता है। इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहेंगे इसको। 33 किलोमीटर यहां गया था वो धारा के अनुकूल।
फिर धारा के प्रतिकूल कह रहा है 21 किलोमीटर, तो यहां पे हम लोग प्रतिकूल लिख देंगे 21 किलोमीटर। उतना ही समय लगता है, बराबर समय लगता है, यानी टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट तो जैसा चाल का रेशियो वैसा दूरी का। प्रतिकूल को हिंदी में प्रतिकूल भी कहते हैं और कहीं कहीं वो ऊर्ध्व प्रवाह कहता है, या आप लोग इंग्लिश में अगर उसको समझते हैं तो अपस्ट्रीम। अब हमारा टाइम कांस्टेंट है तो जैसा चाल का रेशियो वैसा दूरी का। दूरी का रेशियो हमें मालूम है, अगर यहां से अगर हम दूरी का रेशियो देखें 3 से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा रेशियो बनेगा 11 और 7 का। दूरी का रेशियो 11-7 का, तो चाल का रेशियो भी 11 और 7 का। ये किसकी चाल का रेशियो है? ये चाल का रेशियो है अनुकूल और प्रतिकूल का। ये नाव या धारा का रेशियो नहीं है। यहां पे आपने जो दूरी लिखी हुई थी वो अनुकूल और प्रतिकूल के लिए लिखी थी, तो ये जो रेशियो आया है चाल का वो भी अनुकूल और प्रतिकूल चाल का रेशियो है। अनुकूल प्रतिकूल चाल का रेशियो हमें मिल गया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो मिल गया। यहां से हम लोग नाव और धारा का स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। नाव धारा की स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर अनुकूल और प्रतिकूल अगर हमको चालें मिली हुई हैं तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, उससे नाव की चाल आ जाएगी। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को घटाकर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो वहां से हमको धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने बोट और धारा की आपने चैप्टर में आपने बोट एंड स्ट्रीम में आपने पढ़ा होगा। तो अनुकूल चाल मिल गई, प्रतिकूल चाल मिल गई, दोनों को जोड़ के 2 का भाग करोगे तो नाव की चाल मिलेगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को घटा के 2 का भाग करोगे तो धारा की चाल। तो चलिए पहले जोड़ते हैं, 11 और 7 अगर जोड़े 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ये नाव की चाल हो गई। धारा की चाल निकालनी है, दोनों को घटा के आधा करो, 11 में 7 घटाया 4, 4 का आधा 2, ये धारा की चाल। तो नाव और धारा की चाल का रेशियो आ गया हमारा 9 और 2 का। अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है। मुझे क्वेश्चन में पहली लाइन में नाव की चाल दी गई है 9 किलोमीटर। अब मुझे पूछ रहा है किसकी? धारा की चाल। तो नाव की चाल मुझे 9 दी गई है। आप क्वेश्चन में आप यहां देखिए रेशियो के हिसाब से हमारी नाव की चाल 9 है और क्वेश्चन के हिसाब से भी नाव की चाल हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे 9 है और वहां पे 9 है, तो ऐसा हमेशा आपको मिलेगा। हो सकता है यहां पे आपको 9 दिया हो, यहां पे 18 दिया होता, तो यहां 9 है, अगर वहां 18 है तो 9 का दूना 18, तो 9 का दूना 18 होता तो हम 2 का दूना कर देते 4। अगर यहां हमें 27 दिया होता तो 9 का 3 गुना 27, तो 2 का 3 गुना कर देते। अब चूंकि ये संयोग की बात है कि यहां हमारा स्पीड का रेशियो भी 9 है और क्वेश्चन में दी गई वैल्यू भी 9 है, तो नाव की चाल 9 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल जो होगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हमसे पूछी जा रही थी, तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मैच करा लीजिए, तो आपका ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो समय पर पहुंच जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखिए, अब यहां से इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 क्या कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे तरीके से करें जो हमारा समय बचा सके। देखिए, पहले जो लड़का है वो 8 की चाल से जा रहा था तो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और जब वो 12 की चाल से जा रहा था तो वह समय पर पहुंच रहा था, यानी ना तो वो पहले पहुंच रहा था ना तो वो देर से पहुंच रहा था, एकदम टाइम पे पहुंच रहा था। कह रहा उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। इसको अगर हम लोग रेशियो से करें तो रेशियो से देखिए कैसे करेंगे। रेशियो क्यों अप्लाई होगा पहले ये भी समझना जरूरी है। देखिए, लड़का अपने घर से स्कूल चाहे 8 की चाल से जाए चाहे 12 की चाल से जाए, उसके घर से जो उसकी स्कूल की दूरी है वो तो बदलने वाली नहीं। घर से स्कूल की दूरी जो है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जानते हैं हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले उस लड़के की जो स्पीड थी वो 8 की थी और बाद में उस लड़के ने अपनी स्पीड 12 कर ली। जब वो 8 की स्पीड से जा रहा था तो 30 मिनट देर से था, और यहां पर जब 12 की स्पीड से जा रहा था तो समय पर था। अगर हम लोग यहां से स्पीड का रेशियो बनाएंगे तो 2 और 3 का आएगा। टाइम का रेशियो हमारा 3 और 2 का होगा। अगर टाइम में डिफरेंस देखा जाए तो टाइम का डिफरेंस 1 होगा, और वो जो टाइम का डिफरेंस 1 है वो हमको 30 मिनट दे रहा है।
30 मिनट को हम लोग ऐसे आधा घंटा लिख सकते हैं। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। उसके घर से स्कूल की दूरी, तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लें। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। मान लो अगर हम 3 का अगर समय निकालें, तो अगर 1 बराबर हमारा आधा घंटा है, तो 3 बराबर 3/2 घंटा हो जाएगा। अगर 3/2 घंटे में अगर वो व्यक्ति यहां पहुंच रहा है, अगर वो लड़का अपने घर से स्कूल जा रहा है, कितने की चाल से जा रहा है? 8 की चाल से जा रहा है। तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो यहां उसकी चाल 8 है और उसने समय लगाया यहां पर 3/2। ये पहला वाला मैंने टाइम निकाल लिया। सॉल्व करोगे, दूरी आ जाएगी 12 की। तो 12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी उसके घर से स्कूल की। आप यहां से भी निकाल सकते थे। अगर 1 बराबर आधा घंटा है, तो आप अगर यहां का टाइम निकालें 2 बराबर 1 घंटा होगा। तो यहां का समय 1 घंटा। अब यहां से अगर दूरी निकालना चाहते हो, तो यहां पे वो 12 की चाल से जा रहा है 1 घंटा, तो भी दूरी 12 किलोमीटर की आ जाएगी। तो आप यहां से भी क्वेश्चन को इस टाइम से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। दोनों से ही सॉल्व करोगे तो हमारा 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर यानी कि चौथा। रेशियो से करना ठीक है। अगर आपको लगता है कि रेशियो से हमें टाइम लग रहा है, नहीं हमें टाइम अपना और बचाना है, तो आप चाहिए तो एक फॉर्मूला उसके लिए लगा सकते हैं। उस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, आप अगर ये फॉर्मूला चाहे तो याद कर लें। S1 इंटू S2, नीचे S1 डिफरेंस टू S2, ब्रैकेट में T1 प्लस माइनस T2। यानी यहां दोनों चालों का गुणा करना है, यहां दोनों चालों का अंतर लिखना है, यहां समय का अंतर लिखना है। तो आपको पहली चाल जो दी गई है वो 8 दी गई है, यहां 8 लिख लो। दूसरी चाल जो दी गई है वो हमको 12 दी गई है। नीचे दोनों चालों का अंतर लिखोगे तो 12 और 8 का अंतर जो होगा वो 4 होगा, और यहां आप समय का अंतर लिखोगे। देखिए यहां पर तो व्यक्ति जब 12 की चाल से जा रहा था तो ऑन टाइम था, एकदम समय पे था, कोई देर नहीं था ना पहले था। यही जो समय का अंतर मिला वो हमको 30 मिनट का मिला, यानी आधा घंटा। तो आधा घंटा रख दो। 4 और 2 का गुणा 8 होगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो दूरी आ गई 12 किलोमीटर। आप चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेशियो आपको ना लगाना हो तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकेंड में गुजरता है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए, ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ऐसे में ट्रेन तो पार हुई, प्लेटफॉर्म भी पार हुआ होगा। अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो दोनों की लंबाइयां पार हुई, ठीक है। और कह रहा है कि यहां 8 सेकेंड में वो व्यक्ति को पार करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन ने खुद को पार किया, और ट्रेन की लंबाई हमको क्वेश्चन में दी गई है 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 8 सेकेंड में ट्रेन ने आदमी को पार किया। आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन ने खुद को पार किया। खुद की लंबाई ट्रेन की 100 मीटर है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो है वो 8 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी कवर कर रही है। कह रहा 18 सेकेंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन भी पार हुआ और साथ में प्लेटफॉर्म भी पार हुआ। दोनों मिला के पार हुए कितने सेकेंड में? 18 सेकेंड में। अभी आपने यहां लिखा कि ट्रेन खुद को पार कर रही है 8 सेकेंड में। अगर ट्रेन ने खुद को 8 सेकेंड में पार किया और टोटल उसे 18 सेकेंड लगे, तो सीधी बात है कि प्लेटफॉर्म को उस ट्रेन ने 10 सेकेंड में पार किया होगा। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। प्लेटफॉर्म जो है 10 सेकेंड में पार हो रहा है ट्रेन द्वारा। 8 सेकेंड में ट्रेन ने 100 की दूरी चली है, मुझे 10 सेकेंड में चली गई दूरी निकालनी है। 10 सेकेंड में ही तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है, और हमें प्लेटफॉर्म की तो लंबाई चाहिए। क्वेश्चन में हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। तो 10 सेकंड में चली गई ट्रेन द्वारा दूरी मालूम है, 8 सेकंड में चली गई दूरी हमें मालूम है, 10 सेकंड में हमें निकालनी है। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। अगर इसको काटे, 2 से काटोगे ये 4 होगा और ये 5। 4 की वैल्यू हमें मालूम है 100। 4 की वैल्यू 100 मालूम है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 25। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 25 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 125 मीटर।
तो ये जो 125 मीटर आ गया, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाइप टंकी का है। दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे लेते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। देखिए, एक जो है वो उसे भरता है 15 में, दूसरा जो है वो उसे भरता है 12 में, और तीसरा खाली करने का काम कर रहा है 4 घंटे में। तीनों पाइपों को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया। तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? खाली हो जाने का मतलब क्या है? इसने साफ साफ क्वेश्चन में बता दिया कि जो खाली करने की क्षमता है वो दोनों के भरने की क्षमता से ज्यादा है, तभी टैंक खाली हो सकता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर हम एक पहले काम बना लें। काम का मतलब हम टोटल टंकी की पहले कैपेसिटी निकाल लें कि टंकी की क्षमता कितने लीटर की है। तो इनका एलसीएम लिया तो वो हो गया 60। 15 से काटा तो इसे, 15 से जब हमने इसको काटा तो ये हो गया हमारा 4। अब ये 4 लीटर भर रहा है हर घंटे। इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 5, और इससे अगर इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 15। अब चूंकि ये खाली कर रहा है इसलिए यहां पे मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, क्षमता वैसे माइनस में लिखते नहीं, लेकिन ये बस समझने की बात है कि ये खाली कर रहा है इसलिए हमने माइनस लिख दिया। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं इसलिए हमने इसको प्लस में लिख दिया। कह रहा टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? पहली वाली जो है वो खोली गई 8 बजे, दूसरी वाली खोली गई 9 बजे, और तीसरी वाली खोली गई 11 बजे। ऐसे सवालों में आप पहले ये देख लिया करिए कि खाली करने वाला जब खोला गया तब तक भरने वाले पाइपों ने कितना पानी टैंक में डाला। पहले वाले को देखें तो 8 बजे से 9 बजे तक इसने टोटल 3 घंटे काम किया। तो अगर मैं इसको 3 घंटे काम कराऊं और पहले वाले की मैं यहां क्षमता देखूं तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता मुझे 4 मिल रही है। तो अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर डालता है पानी, तो 3 घंटे में कितना डाल देगा? 12 लीटर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले का अगर देखूं कि दूसरे वाले ने कितना काम किया भाई, इसको देखा जाए तो ये 9 से 11 टोटल 2 घंटे इसने काम किए हैं। इसकी जो क्षमता है दूसरे वाले की वो हर घंटे 5 लीटर पानी डालने की है, तो यानी इसने टोटल 10 लीटर पानी डाला। 11 बज चुके हैं। 11 बजे की कंडीशन ये है, पहले वाले ने 12 लीटर पानी डाल दिया टंकी में, दूसरे ने 10 लीटर डाल दिया, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 12 और 10 22 लीटर, यानी 22 लीटर पानी टंकी में जा चुका है। टाइम 11 का हो गया। अब 11 बजे की कंडीशन यह है कि तीनों पाइप चल रहे हैं, क्योंकि पहला और दूसरा तो पहले से ही खुले हुए थे, और 11 बजे तीसरा पाइप भी चालू हो गया। तीनों पाइप चालू हो जाएंगे तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिला के 9 लीटर पानी डालेंगे, लेकिन ये जो है वो 15 लीटर पानी निकालेगा। अगर किसी टंकी में आप 9 लीटर पानी डालते हो और उसमें से 15 लीटर तुरंत निकाल लेते हो, तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यही है कि 6 लीटर पानी कम हो जाएगा। 9 लीटर डालोगे, 15 निकालोगे तो 6 कम हो जाएगा। अब 6 की दर से कम होगा, लेकिन क्या कम होगा? ये वही पानी कम होगा जो पानी टंकी में मौजूद है। हमें इससे मतलब नहीं है कि टंकी कितने लीटर की है। आपके घर के ऊपर मान लीजिए अगर 500 लीटर की टंकी लगी हो और उसमें पानी 200 लीटर अगर हो, तो क्या 500 लीटर खाली होगा? खाली तो उतना ही होगा जितना टंकी में पानी होगा। तो भले ही टंकी 60 लीटर की हो, लेकिन आपने देखा कि टंकी में पानी 12 और 10 22 लीटर ही अभी पहुंचा है। तो वो 22 लीटर पानी 6 की दर से खाली होगा, तो 22 में हम लोग 6 का भाग करेंगे तो 11/3 घंटा आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें अगर तो 3 से भाग करोगे तो 3 सही 2/3 घंटा। इसका मतलब है कि 3 घंटा और 2/3 घंटे को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 2/3 में हम लोग 60 का गुणा करेंगे। 2/3 में अगर 60 का गुणा करोगे तो 40 मिनट हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में वो टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। ये 3 घंटे 40 मिनट लगे कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद। 11 बजे में आप 3 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो जब 11 बजे में आप 3 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो 2:40, तो देखिए 2:40 आंसर है। 11 बजे के बाद अगर आप 3 घंटे जोड़ते हो तो 2 बज जाएगा, 40 मिनट और जोड़ना है तो 2:40 पर टंकी कंप्लीटली खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से है। कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। ए जो है वो 1/2 भाग कार्य जो है वो 5 दिनों में करता है। बी के लिए कहा जा रहा है कि बी 3/5 कार्य 9 दिनों में करता है।
और सी 2/3 भाग कार्य 8 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप पहले ए बी सी का टाइम निकालिए कि ए बी सी अगर पूरा काम करते हैं तो वो पूरा काम कितने देर में कर लेंगे। तो अगर पूरा काम अगर हम यहां से निकालें तो पूरा काम अगर निकालना है तो आधा काम अगर ए 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 को इधर ले जाओ, 10 दिन में। ये जो 10 आया वो ए का पूरा काम करने का टाइम आया। आधा काम अगर वो करता है 5 दिन में तो पूरा काम कितने में करेगा? 10 दिन में कर देगा, 2 इधर ले गए। इसी तरीके से बी का अगर हम समय निकालें तो बी अगर उस पूरे काम को करे, पूरा यानी टोटल, टोटल का मतलब फ्रैक्शन में 1 होता है, भिन्न के रूप में टोटल मतलब 1। जैसे परसेंटेज में जब आप टोटल की बात करते हो तो 100%, वैसे ही फ्रैक्शन में, भिन्न में जब आप टोटल की बात करते हो तो टोटल का मतलब 1 होता है। आप इधर ले जाओगे तो 5 9 45, 45 में 3 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो यहां से ये 15 आ गया बी का समय। सी का अगर समय निकालें तो अगर उसका पूरा समय निकालते हो टोटल, टोटल मतलब 1, तो 2 से अगर यहाँ 8 तरीका 24, 24 में 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 12। 8 तरीका 24, 24 में 2 का भाग किया तो 12। ये हमारा आ गया सी का समय। ये हमने ए बी सी का टोटल समय निकाला कि अगर वो पूरी टंकी को अकेले अगर भरे, पूरा टंकी नहीं है यहाँ पे, क्या काम है जो भी है, तो अगर पूरा काम अगर ए बी सी अगर अकेले करें तो उस पूरे काम को ए अकेले 10 दिनों में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिनों में और सी कर सकता है 12 दिनों में। तीनों मिलके कह रहा है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेकर एक काम बना लिया जाए। तो इसका एलसीएम लेते हो तो 10, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। भाग देके क्षमता निकालेंगे, यहां क्षमता 6 आएगी, यहां क्षमता 4 आएगी, यहां क्षमता 5 आएगी। टोटल काम आपका 60 है, तीनों को मिलकर करना था, तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 6 4 10 5 15। 15 से अगर 60 में भाग करते हो तो 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 4 दिन देखिए आंसर है। तो इस टाइप पे जब भी भिन्न में सवाल दिया हो, ए का, बी का, सी का, किसी का भी दिया हो, तो आप पहले टोटल काम का समय निकालिए। टोटल का मतलब होता है 1। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन कह रहा हूं उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 7,000 रुपए की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होती हो। देखिए 7,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 1.5 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 20%। अर्धवार्षिक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बात जो हो रही है वो अर्धवार्षिक की हो रही है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो यहां 1.5 साल क्या हमारा पूरा समय है। 1.5 साल का मतलब 18 महीने, 12 महीने का 1 साल, 1.5 साल मतलब 18 महीने। अगर 6-6 महीने में अगर 18 महीने को अगर आप डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा 3 हिस्से में ब्रेक होगा। 6 से अगर 18 में भाग करते हैं तो 3 बार में भाग हो जाएगा। तो 1.5 साल का मतलब हमारा जो समय है वो टोटल 3 बार कैलकुलेट होगा, ब्याज हम 3 बार कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, छमाही का मतलब, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि अर्धवार्षिक का मतलब साल को तुमने 2 हिस्से में ब्रेक कर दिया 6-6 महीने में। तो जब आपका 1 साल पूरे 2 हिस्से में ब्रेक हो गया तो रेट भी उसी के हिसाब से 2 हिस्से में ब्रेक हो जाएगा। तो आपका ये जो रेट है 20%, ये हमारा वार्षिक दर है। अब यहां बात अर्धवार्षिक की हो रही है तो रेट जो है वो 20% की बजाय हमारा 10% चलेगा। यानी मुझे 10% की रेट से जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 3 बार कैलकुलेट करना है। अब देखिए ब्याज कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड है। एक में 2 क्या आप फॉर्मूले से भी करते होगा, उसको भी जोड़ लिया। जब 3 मेथड में फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा, फॉर्मूले से चीजें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, तो फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। एक तरीका तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। 7,000 का सबसे पहले 10% ब्याज आएगा तो वो पहले साल हमारा 700 आएगा। दूसरे साल जब आप आओगे तो फिर 7,000 का तो 10% हमारा 700 आएगा ही आएगा। चूंकि बात हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है तो जैसा कि हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लगता ही लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो पहले तो हमारा 7,000 का 10% 700 पहले साल, दूसरे साल भी 7,000 का 10% 700, दूसरे साल ब्याज का भी ब्याज आएगा तो 700 का 10% 70 रुपए होगा। तीसरे साल जब फिर आओगे तो फिर इस मूलधन का भी ब्याज लोगे और ये जो 3 ब्याज आपके पास इकट्ठा हो चुका है इस पे भी ब्याज लगेगा।
तो 10% का रेट से अगर लगाओगे तो 700, इसका 10% 70 और इसका भी 10% 70 आएगा, तो वो 70 मैं एक ही बार में लिख लेता हूं 40, 140। इस 70 का भी 10% आएगा, तो वो 70 का 10% 7 हो जाएगा। ये सारा ब्याज इकट्ठा कर लो, तो ये हमारा 2100 हो गया। ये हमारा हो गया 210 और 7 217, तो इनको जोड़ दिया जाए तो ये हमारा 2317। 2317 देखिए हमारा आंसर है, ये है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे मेथड से अगर करें तो और भी मेथड से इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे करेंगे। हमको रेशियो कुछ याद होने चाहिए। जैसे अगर 2 साल का अगर आप ब्याज अगर निकालते हो तो आपको रेशियो याद होना चाहिए 2:1 का। 3 साल के लिए अगर आप निकालते हो तो आपको रेशियो याद होना चाहिए 3:1 का। 4 साल के लिए अगर आप निकालते हो तो 4:6:1, और 5 साल के लिए 5:10:10:5:1। जब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 10 20 50 सवाल जैसे लगाओगे तुरंत वो याद हो जाएगा। हमें बात कह रहा है 3 सालों की। 3 साल के लिए अगर देखा जाए तो 3 साल का रेशियो ये हमारा है 3:1। तो आप 3 साल का पहले लिख दो रेशियो ऐसे 3:1। 10% की बात हो रही है। सबसे पहले आप 7,000 का 10% निकालो, तो 7,000 का 10% हो जाएगा 700। 700 का फिर 10% निकाल लो 70, और 70 का फिर 10% एक बार निकाल लो 7। बस इतना करना है। ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 7। इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2317। तो 2317 देखिए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको ये रेशियो याद होना चाहिए। इस रेशियो के हेल्प से आप बहुत सारे सवाल आसानी से कर सकते हैं। ये तो सवाल वैसे भी आसान था, आप इसको पहले वाले मेथड से करते या दूसरे मेथड से करते कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में ही आपके लिए आसान है। लेकिन जब क्वेश्चन बहुत लंबे हो, कैलकुलेटिव हो, तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इस तरीके को याद रखिए। और हार्डली एग्जाम में 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तक का ब्याज पूछा जाता है, तो वहां तक के लिए रेशियो याद कर लीजिए, वहां तक आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% 10% की क्रमिक दो छूट के बीच अंतर अगर 144 रुपए का हो, तो कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखते हैं, हमारा डिस्काउंट का यह क्वेश्चन हो गया। देखिए यहां से 2 प्रकार से छूट दी जा रही है। हमने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो हमारा 100 है। पहली बार में जब मुझे छूट दी गई है तो 30% की दी गई। अगर मैं इसे 100 को 30% अगर कम कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 70। ये 70 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 30% कम करके मैंने बेचा तो मैंने उस वस्तु को 70 में बेचा। ये पहली बात हो गई। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर ऐसा ना करके अगर हम 20% 10% की दो छूट दे दें। पहली कंडीशन में हमें 30% की छूट की बात हुई थी, दूसरी कंडीशन में हमें 20 और 10 की छूट की बात हो रही है। तो अगर मैं यहां से अपना मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को शॉर्ट में मैं एमपी लिखूंगा, यानी कि मार्क प्राइस। तो ये हमारा 100 मैंने लिया, और फिर उसने कहा है कि दो छूटे हैं 20% 10%। 20% अगर कम करोगे तो 80 होगा, 80 का फिर 10% कम करोगे 8, तो ये हो जाएगा 72 का सेलिंग प्राइस। तो यहां पे सेलिंग प्राइस हो गया 72। अगर आप दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर देखिए, दोनों के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य का अंतर देखें तो ये विक्रय मूल्य का अंतर 2 है। जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा वही अंतर छूट का होगा। अगर आप छूट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 100 वाली वैल्यू हमारी 70 पे आ गई है, तो यहां पे हमारी छूट कितने की बनी, 30 की बनी। यहां 100 वाली वैल्यू 72 पे आ गई है, तो हमारा 100 वाला 72 पे आ गया, तो हमको 28 का मिला, हमको 28 की छूट मिली। अगर इन छूटों में भी अंतर देखोगे तो 2 का ही अंतर हुआ। तो चाहे उस अंतर को आप सेलिंग प्राइस से देखिए, चाहे आप उस अंतर को डिस्काउंट से देखिए, बात एक ही है। वो जो 2 का अंतर है वो सवाल में हमको दिया हुआ है 144 के बराबर। 2 की वैल्यू 144 दी गई है। 2 की वैल्यू हमको दी गई है 144, तो यहां से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी 72 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य हम लोगों ने 100 लिया हुआ है,
तो 100 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दें 72 में तो ये 7200 हो जाएगा। तो यही 7200 हमारा आंसर हो गया। देखिए सी ऑप्शन। ये क्लियर है। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, वैसे ये तरीका अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। आप चाहिए तो एक इसका ऑल्टरनेटिव वे और हो सकता है करने का। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग नेट डिस्काउंट कह सकते हैं, या नेट डिस्काउंट कह लो, या समतुल्य बट्टा कह लो, सब एक ही बात है। हमेशा याद रखिए, जैसे पहली कंडीशन में आपको कहा गया था 30% की छूट, और दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया था 20% और 10% की छूट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पे दोनों कंडीशन में जो छूट है वो डायरेक्ट ऐड करने पे बराबर दिखती हो, जैसे यहां 20 और 10 जोड़ो 30 और ये भी 30 है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन किसी भी क्वेश्चन में बनती हो तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे हर एक सवाल में जो डिस्काउंट का अंतर होगा वो एक्स वाई बाई 100% होगा। ये हमारे डिस्काउंट का अंतर हो गया, जैसा कि अंतर वो हमसे कह रहा था सवाल के अंदर। ये जो अंतर होगा यही अंतर होगा, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू दोनों जगह से बराबर हो जाएगी। अगर आप यहाँ 20 और 10 अगर फॉर्मूले में रखते हो तो ये 20 और 10 जोड़ के 30 होगा, और ये 30 को जब इस 30 से कंपेयर करोगे तो ये तो बराबर हो गया, ये कट गया। केवल डिस्काउंट का जो भी डिफरेंस मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो आप डायरेक्ट वे में इस चीज को याद रख सकते हो कि जब भी दो डिस्काउंट जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाए तो अंतर जो होगा वो एक्स वाई बाई 100% होगा। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमें 20 और 10 दी गई है, तो इस क्वेश्चन में 20 और 10 रख दो, तो 20 10 बटा 100, ये काटोगे तो ये हमारा 2% का अंतर आ गया। यही 2% का अंतर सवाल में हमको 144 के बराबर दिया है, तो 1% की वैल्यू हमारी 72 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 72 हो गई, हमें 100% निकालना है, तो 100% हमको अंकित मूल्य पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होगा, तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा 7200। ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेची, इससे उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुई, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 25% पर लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा गया, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पे। अच्छा यहां देखिए, एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपया प्रति वस्तु, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको बराबर दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम लोग इसको करें, देखिए इस सवाल को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके डिस्कस कर देता हूं। थोड़ा क्या है कि सवाल को दो तरीके तीन तरीके से बताने पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य से अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा इसका फायदा मिलेगा। देखिए पहले सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 4000 रुपए, दूसरे का सेलिंग प्राइस भी हमें दिया हुआ है 4000 रुपए। इस कह रहा है दोनों को प्रति वस्तु को 4000 में बेचा, कह रहा है इससे न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। अब ये जो पहली वस्तु है 20% लाभ पे बेची गई, ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है। अगर यहां पर 25% की, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया, अगर ये 25% के लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य मेरा 125 होगा, और ये विक्रय मूल्य जो 125 है वो मुझे 4000 के बराबर दिया हुआ है। यहां से अगर मैं क्रय मूल्य निकालता हूं तो क्रय मूल्य मेरा 100% आ जाएगा। अगर मैं इस पे रेशियो बनाता हूं तो ये हमारा 5 और 4 का, 25 से काटोगे 5 4 का, 5 की वैल्यू मालूम है, 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 बराबर 40, तो 1 बराबर 8, 8 100 का 32, तो यानी ये हो जाएगा 3200। ये 3200 क्या आया भाई, ये 3200 आया पहली वस्तु का क्रय मूल्य। आपने 100% निकाला है, यानी कि ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु को भी 4000 में बेचा गया है, लेकिन यहां पे उसका क्रय मूल्य हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन उसने यहां पे कहा हुआ है दोनों वस्तुओं को बेचने पे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। अब आप बताइए
कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो सकता है जब टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य के बराबर हो। आपको दो वस्तुओं को बेचने पे न तो लाभ हो न हानि हो, ये कब पॉसिबल है? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो। तो आप अगर देखें तो दोनों वस्तुओं का अगर मैं टोटल अगर विक्रय मूल्य जोड़ूं तो टोटल विक्रय मूल्य 8000 हो रहा है। तो अगर टोटल विक्रय मूल्य 8000 है तो निश्चित तौर पे टोटल जो क्रय मूल्य रहा होगा वो भी 8000 रहा होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस पॉसिबल है। तो अगर ये 8000 है तो 8000 इसको भी होना चाहिए। 8000 में से अगर मैं 3200 घटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4800, 4800। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमसे कह रहा है क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो सकता है जब टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो मैंने टोटल विक्रय मूल्य देखा 8000, तो मैंने टोटल क्रय मूल्य को भी 8000 बनाया। 8000 में से ये वैल्यू हमको 3200 मालूम है, तो 8000 में 3200 घटा लिया तो ये 4800 आ गया। अब देख सकते हैं 4800 इसका क्रय मूल्य है और मैंने इसे सेल कितने में किया है? 4000 में। तो आप देख सकते हैं मुझे यहां पर 800 रुपए की हानि हो रही है, 800 रुपए का लॉस हो रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये जो 800 रुपए की हानि है आप उसे अपने क्रय मूल्य 4800 पे कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखेंगे कि 800 हमारे 4800 का कितना परसेंट है। तो ये हमारा पूरा पूरा 6 बार में कट रहा है और 1/6 हम जानते हैं, 1/6 हमारा होता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% यानी कि सी ऑप्शन। ये पहला मेथड हो गया जिस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और चाहिए तो इसको और आसानी से कर सकते हैं। और आसानी से कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो सकता है जब टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली वस्तु को उसने 25% लाभ पर बेचा है। 25% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, भिन्न बनाऊं, तो 25% की भिन्न जो होगी वो 1/4 होगी। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और 1 के लाभ पे बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर मैं पहली वस्तु की बात करूं तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 होगा और उसको आपने 1 रुपए लाभ पर बेचा होगा तो इसका विक्रय मूल्य 5 होगा। कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, कह रहा है कि कोई लाभ नहीं हानि नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है जब सीपीएसपी बराबर हो, ठीक है। और साथ में आपसे यह भी कहा गया है कि दोनों वस्तुओं को 4000 में बेचा गया। दोनों को 4000 में बेचने का मतलब है कि प्रत्येक को 4000 में बेचने का मतलब है कि पहली वस्तु भी 4000 में बिकी, दूसरी भी 4000 में बिकी, तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो सीधी बात है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 5 होगा, क्योंकि सवाल में ही कहा गया है दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 4000 में बेचा। प्रत्येक वस्तु को 4000 बेचने का मतलब पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य समान है। तो मैंने पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर कर लिया। सवाल में यह बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं टोटल विक्रय मूल्य हमारा 10 हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य 10 हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा टोटल क्रय मूल्य भी 10 होना चाहिए। अब अगर टोटल क्रय मूल्य आप 10 बनाते हो तो ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 6 होना चाहिए। अगर ये 6 होगा तभी तो ये मिला के 10 होगा। अब यहां पे आपने देखा कि इसका क्रय मूल्य 6 आ गया और मैंने इसे बेचा कितने में? 5 में। तो मुझे लॉस कितने का हो गया? 1 का। प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं, सीपी पे। सीपी मेरा कितना है? 6 है। 1/6 का कितना परसेंट? तो हम लोग सब जानते हैं कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3%। उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आया होगा, सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपने एक चीज और नोटिस की कि हमने जब इस सेकंड मेथड से क्वेश्चन को किया तो ये 4000 रुपए का कोई इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए पहले मेथड से जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था तो 4000 का यूज किया था, आंसर यही आया था। इस मेथड से भी हम लोगों ने क्वेश्चन को किया तो आंसर यही आया। अगर सोचो अगर यही 4000 की वैल्यू अगर थोड़ी सी टफ कर दे, ऐसा कर दे 9,75,723, ऐसा कर दिया,
अब ऐसे में क्या होगा, आप पहले मेथड से जब क्वेश्चन को करोगे तो इस डेटा का यूज करोगे और फिर आपके लिए उस क्वेश्चन को करना काफी कठिन हो जाएगा। क्योंकि 4000 का डेटा आसान था तो इस वजह से आपको वहां तकलीफ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर कठिन दे देता तो आपके लिए प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इस वाले मेथड से हमने 4000 का यूज ही नहीं किया तो फिर यहाँ क्या दिया हुआ है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए कह रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना कर दिया गया, उससे लाभ जो मुझे मिला वो 4 गुना मिला। अब इस प्रश्न को भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लाभ प्रतिशत हमको पूछ रहा है। पहला जो बेसिक मेथड है जो आप लोगों के माइंड में शायद जा रहा हो वो ये होगा कि क्रय मूल्य कुछ रहा हो, ठीक है, क्रय मूल्य को कोई नाम देना चाहो तो नाम दे दो, क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य जो है वो हमारा y है। जब हम लाभ की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, तो लाभ क्या होगा? लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ आएगा, ठीक है, तो ये लाभ हो गया हमारा y माइनस एक्स। सवाल में कहा गया है कि विक्रय मूल्य को अगर 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने का मतलब है कि पहले हमारा जो एसपी था वो y था, ये पहला सीपी है, ठीक है, सीपी को तो वही रहने दो पहला। अब यहां पे एसपी उसने कह दिया कि एसपी को मैंने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो एसपी मेरा 3 गुना हो गया, इसका मतलब हो गया 3y। लाभ, अब अगर यहां से मैं लाभ देखूं, क्रय मूल्य मेरा वही है, अब मगर यहां से अगर मैं अपना लाभ देखूं तो मेरा लाभ क्या होगा? इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो 3y माइनस एक्स, ये नया लाभ है, ये मेरा पहले वाला लाभ था और ये मेरा दूसरा लाभ है। कह रहा है ये जो दूसरा वाला लाभ है वो पहले वाले लाभ का 4 गुना है, तो अगर मैं पहले वाले लाभ को 4 गुना कर दूं तो दूसरे वाले लाभ के बराबर हो जाएगा, तो मैंने पहले वाले लाभ को 4 गुना कर दिया। अब पहले लाभ का 4 गुना किया तो ये दूसरे वाले लाभ के बराबर हो गया। आपको ये मेथड अगर पसंद ना आए तो आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं, दूसरे मेथड पे आपको शायद वो चीज ठीक लगेगी। इसको x को उधर ले 3y को उधर ले जाएंगे तो y, और ये इधर आ जाएगा तो 3x। तो हमने यहां से x और y का रेशियो बना लिया 1:3 का। x मेरा क्या था? क्रय मूल्य था, और y मेरा क्या था? विक्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य मेरा x था, y हमारा विक्रय मूल्य था। तो 1 रुपया क्रय मूल्य है, 2 और 3 रुपया विक्रय मूल्य है, तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। 1 रुपया की वस्तु अगर आप 3 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का होगा। प्रॉफिट की गणना हमेशा किस पे होती है? प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य सीपी पे होता है। क्रय मूल्य हमारा एक्स है, यानी कि आप प्रॉफिट जो है वो 1 पर कैलकुलेट करोगे और आपको प्रॉफिट हुआ कितने का है? 2 का हुआ है। तो ये 2 रुपया प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे क्रय मूल्य 1 पे, ये इसका कितना परसेंट हुआ भाई? तो ये 200% हुआ। 200% देखिए आंसर है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लें। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है अलग अलग तरीके से, कभी 4 गुना कहता है, कभी 3 गुना कहता है, कभी 5 गुना कहता है, कई बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। इसको अगर दूसरे मेथड से करें तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले मेरा क्रय मूल्य क्या था मुझे मालूम नहीं है, ये पहला विक्रय मूल्य और ये मेरा दूसरा विक्रय मूल्य। ये मेरा सीपी है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये पहला सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य दूसरा सेलिंग प्राइस। आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया। विक्रय मूल्य क्या था मुझे विक्रय मूल्य मालूम नहीं, तो मैं विक्रय मूल्य को कुछ भी वैल्यू दे दूं, मैंने 100 दे दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, तो सिंपल सी बात है कि विक्रय मूल्य हमारा 100 था, 300 हो गया। कह रहा क्वेश्चन में लाभ 4 गुना हो गया। लाभ हमेशा आप सीपी से देखोगे। अब सीपी की वैल्यू क्या है? अभी वो मिसिंग है, वो मैं सीपी की वैल्यू बाद में लिखूंगा। यहां सीपी की वैल्यू कुछ भी रही हो, लाभ 4 गुना होने का मतलब ये हो गया कि पहले लाभ अगर 1 का हो रहा था, पहले अगर यहां से अगर देखा जाए तो पहले ये हमारा क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, यहां से लाभ 1 का हो रहा था, तो अब मुझे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 4 का।
कह रहा है क्वेश्चन में कि लाभ 4 गुना हो गया। यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस हमको कितना मिला? 4। यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस कितना मिला? 1। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? सॉरी 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से यहां का डिफरेंस 4, यहां का यहां से डिफरेंस 3 1, तो यहां से डिफरेंस कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का डिफरेंस। अब ये 3 का डिफरेंस इस 100 और 300 में है। 100 और 300 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 200 के बराबर होगा। अब ये 3 की वैल्यू 200 के बराबर हो गई, 3 की वैल्यू 200 हो गई, तो 3 से 200 को काटने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस वैल्यू को कुछ ऐसा रख लो जो आसानी से 3 से कट जाए। अब 3 से कटना है तो आप जो भी रख सकते हो रख लो, 30 रख लो, 300 रख लो। अगर इसको 300 बनाते हो तो अगर इसको 3 गुना करते हो तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो मैं अगर इसको 300 बनाऊं, अब देखिए 300 क्यों मैं बनाना चाहता हूं? वो इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर 200 का है और 3 से 200 को काटने में थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा कैलकुलेशन फ्रैक्शन में हो, तो यहां पे इसको 3 कर लो, ये 300 हो जाएगा। अब अगर ये 300 किया तो सिंपल सी बात है कि ये भी 3 गुना होगा, तो ये 900 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही कहा गया है विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है, तो 300 का 3 गुना 900। अब आप देख सकते हैं ये 3 का जो डिफरेंस है इन दोनों में 600 के बराबर हो गया। 300 और 900 में 600 का अंतर, 3 की वैल्यू 600, तो अगर मैं पूछूं 1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बच्चों, 3 की वैल्यू अगर 600 है तो अगर 3 से भाग करोगे तो 1 की वैल्यू 200। तो यानी इधर जो डिफरेंस हमको मिल रहा है वो डिफरेंस मुझे 1 का मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इस वाली वैल्यू से अगर डिफरेंस 200 का है तो ये 200 कम होगा, तो यहां मेरा क्रय मूल्य क्या होगा? 100 होगा। देखिए 1 का जो डिफरेंस आया था वो 200 आया था, वो 200 मैंने कम कर लिया, यहां डिफरेंस 1 का है। अब आपसे कह रहा था कि बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या था? आप 100 रुपए की चीज यहां सेल कर रहे हो कितने में? 300 में। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 200 का हो रहा है। अब 200 का प्रॉफिट 100 पे निकालोगे तो 200 100 का 200%, यानी कि डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमको एक्स वाई नहीं करना पड़ा। थोड़े और प्रश्न की अगर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सवालों को तो जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है। तो कह रहा वो संख्या क्या था? किसी संख्या के 40% में, अब देखिए इस सवाल को अगर आप x मान के करते हो कि माना वो संख्या x थी और फिर कैलकुलेशन करते हो तो होने को तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं वो सब नहीं करने वाला। ठीक है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या के 40% में जब 165 जोड़ा जाता है, अब ये ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज में है जबकि ये परसेंटेज में नहीं है, तो इनको सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते, बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो परिणामी संख्या प्राप्त होती है, परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। अब वो संख्या अपने आप में क्या थी? हमने उसको 100% मान लिया। वो संख्या खुद अपने आप में कितनी थी? 100%। संख्या 100% प्राप्त हुई। जब संख्या के 40% में मैंने 165 जोड़ दिया तो मुझे वही संख्या 100% प्राप्त हुई। ये 40% अगर इधर घटाते हो तो ये 60% आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज को लेस कर सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते थे। तो 60% की वैल्यू मुझे मिल गई 165। मुझे निकालनी है संख्या मैंने 100% ली है तो 100% की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 0 से 0 तो कट ही रहा है, तो 165 में 6 से डिवाइड करूंगा और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप 2 से भी फिर काट सकते हो, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से आप काटोगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 55 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 275। तो 275 देखिए आंसर है हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है हमें 5 और 7 का। और उनके खर्च का जो खर्च कह रहा है कि ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। ए और बी मिलकर इतना रुपया खर्च करते हैं तो उनकी बचत क्या होगी? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आप 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं 90 रुपया खर्च करते हैं, 10 रुपया बचाते हैं, तो 90 और 10 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। कह रहा है अब यहां पे हम लोग देखिए लिख देते हैं खर्च और यहां लिख देते हैं बचत। कहा जा रहा है ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। अब ना तो हमें ए का खर्च मालूम है ना बी की बचत मालूम है, लेकिन हमसे बस इतना कहा जा रहा है कि जो ए का खर्च है वो बी के बचत के बराबर है।
तो मैंने ए के खर्च को 1 मान लिया और बी के बचत को भी 1 मान लिया, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 1 1 मानो, 2 2 भी मान सकते हो, 3 3 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए का खर्च जो है बी के बचत के बराबर हमने ले लिया। कह रहा है अब यहां से देखिए, ए की अगर आय 5 है, खर्च 1 है, अगर 5 रुपया वो कमाता है ए और 1 रुपया खर्च करता है तो बचाएगा कितना? सिंपल है, 4 रुपया बचा लेगा वो। बी अगर 7 रुपया अगर कमाता है, उसकी आय 7 रुपया है और वो बचाता 1 रुपया है, तो खर्च कितना करेगा? 7 में 1 अगर हम लोग घटा दे तो ये कितना हो जाएगा? 6। 7 रुपया कमाता है, 6 रुपया खर्च करेगा, तभी तो 1 रुपया बचाएगा। जैसा कि सवाल में कह रहा था, इसका खर्च ए का खर्च बी के बचत में बराबर कर लिया हम लोगों ने। ये 4 5 में 4 1 घटाओगे 4 हो जाएगा, ये 7 में 6 घटाओगे 1। कह रहा है ए और बी मिलकर इतने रुपए खर्च करते हैं। ए और बी का टोटल खर्च दिया है। यहां से अगर मैं ए और बी का टोटल खर्च अगर देखूं तो ए और बी का खर्च मिला के 7 है। ए और बी का खर्च जो है वो 7 है और वो हमें दिया हुआ है 7 की वैल्यू इसके बराबर। कह रहा है उनकी बचत कितनी होगी? उनकी बचत यानी हमको टोटल 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे 7 मालूम है और 5 निकालना है तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 3 7 5 35, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 2 5 दूना 12, 5 25 2 5 दूना 10 12, 1 बचा 11 250। तो 11 250 हमारा आंसर हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन। तो ये इनकी बचत हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब किसी के माइंड में ये भी जा सकता है कि भाई ये कैसे अपने मन से इसका खर्च और इसका बचत एक एक मान लिया, हम दो दो मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको 2 मानोगे, देखो ध्यान से, अगर इसको 2 मानोगे और इसको भी 2 मानोगे तो 5 में 2 घटाओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3। 7 में से अगर ये 6 घटाओगे, सॉरी ये 6 तो अब नहीं आएगा, यहां पे ये 2 लिया, तो 7 में अगर ये 2 अगर लेस करते हो तो ये हो जाएगा 5। आप देख सकते हो खर्च अभी भी अगर जोड़ोगे तो 5 और 2 7 ही हो रहा है, और बचत भी जोड़ोगे तो 3 2 5 ही हो रहा है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने यहाँ 1 1 रखा है या 2 2 रखा है। आखिर कुल मिला के खर्च और बचत का जो योग है वो तो आय के बराबर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि x और y का जो x और y का औसत वजन हमें दिया हुआ है 40, y और z का औसत वजन मुझे दिया हुआ है 62, z और x का मुझे औसत वजन दिया हुआ है 56। x का वजन पूछ रहा है। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जनरल क्वेश्चन में भी टाइम लगा देते हैं। कुछ लोग अब यहाँ पे x का वजन पूछ रहा है तो कुछ लोग इस तरीके से इसको करेंगे, 2 का पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मैं डेटा चेक कर लूं, सही है, 60 40 62 और 56, ठीक है। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे y प्लस जेड आ जाएगा, फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे z प्लस x आ जाएगा। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे x 2 बार मिलेगा, y 2 बार मिलेगा, z 2 बार मिलेगा, फिर 2 आप कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके भाग करेंगे, भाग करने से आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। x प्लस वाई प्लस जेड जब मिल जाएगा, x निकालना है तो यहां से y z की जो वैल्यू आई होगी वो हम लोग घटा देंगे, x आ जाएगा। ये एक इसका जनरल तरीका हो गया। ये प्रश्न आप बार बार देखेंगे, ऐसे प्रश्न अक्सर आपको मिलते होंगे। ऐसे प्रश्न अगर आपको करने हैं तो आपको ये सारा कुछ ऐसे 2 से गुणा नहीं करना, ये सब करने में आपको टाइम खराब होगा। मुझे लगता है कि आपको वो तरीका आता होगा, इसलिए मैं उसे नहीं कर रहा हूं। एक्स का वजन पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जिसके बारे में पूछ रहा होगा वो कहीं ना कहीं 2 जगहों पे होगा। एक्स के बारे में पूछ रहा है तो देखो एक्स एक बार यहां पे है और एक बार एक्स यहां पर है। जहां जहां एक्स आपको दिख रहा है ये दोनों वैल्यू को जोड़ दो और तीसरी वैल्यू जो आपको दिख रही है इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह से y अगर पूछ रहा होगा तो y 2 जगहों पे है, इन 2 जगहों पे, तो इन दोनों को जोड़ के इस तीसरी वैल्यू को घटा देते, y आ जाता। z के बारे में अगर पूछ रहा है तो z इन 2 जगहों पे है, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो, z की वैल्यू आ जाएगी। x हमको निकालना था, x इन 2 जगहों पे था, इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो। अगर मैं 56 और 40 को जोड़ूं तो ये हो जाएगा हमारा 96। अब 96 में से अगर ये 62 में घटा दूं तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो 34 देखिए हमारा आंसर हो गया। तो इससे आप अपना समय बचा सकते हैं, बेवजह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा मौसा का योग हमारा 65 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग हमारा 65 है, उनका लसा मौसा का 12 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। तो अगर मैं एचसीएफ को कोई नाम दे दूं, एचसीएफ को मैं एन मान लूं, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा 12 गुना यानी 12 एन हो जाएगा। यदि एक संख्या उसमें अगर हमारी 15 दी हुई है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या मेरी क्या होगी। ठीक, एलसीएम एचसीएफ का योग 65 दिया है। मैं अगर इन एलसीएम एचसीएफ को जोड़ूं, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ का 12 गुना एलसीएम है, तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये हमारा 12 एन और एन 13 एन होगा। वो 13 एन एक 65 के बराबर होगा। एन से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 5। तो एन की वैल्यू 5 आने का मतलब एन अगर यहाँ 5 रख दोगे तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, और अगर एन यहाँ 5 रख दोगे तो ये 12 पचे 60 हमारा एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम आ गया। पहली संख्या मिल गई, दूसरी पूछ रहा है। अब हम लोगों को सबको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या हमें 15 दी हुई है, दूसरी संख्या हमको पूछी जा रही है। एलसीएम मैंने निकाल लिया यहां से 60 और एचसीएफ मेरा 5 आ चुका है। ठीक है, 15 से 60 को अगर काट दे 4 बार में और 4 से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी संख्या हमारी 20 आ जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, और ये इसी तरीके से इसमें लगना है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/20 इंटू 21। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि दरअसल पहला मेथड ही दूसरा मेथड है, बस पहले मेथड में चीजें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। जब एक बार वो पहला मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा मेथड अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 और 4 लिखा है, आप देख रहे हैं सब में डिफरेंस जो है वो बराबर है। यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर। इसको आप ऊपर ऐसे लिख सकते हो, भाई नीचे जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है, ऊपर हमने बस 1 को हटा के 4 माइनस 3 लिख दिया। 4 और 3 का अंतर एक ही होगा। ऐसे ही इसको अगर लिखोगे तो ये 5 माइनस 4 हो जाएगा। अगर इसको लिखोगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। इसको अगर आप लिखते हैं तो ये हमारा 21 माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, 4 से आप देखो, अगर ये 4 से अगर भाग देते हो तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बीच में माइनस है, ये हमारा 1 इससे 3 को 3 से 3 काटते हो 1/4 हो जाएगा, प्लस 5 कटेगा 1/4 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5, 1/5 माइनस 1/6, 1/20 माइनस 1/21। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, बीच की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कुछ स्टार्टिंग से बच रहा होगा, कुछ लास्ट से बच रहा होगा। ये इससे कट रहा होगा, ये इससे कट रहा है, ये आगे किसी वैल्यू से कट जाएगा, बीच में भी बहुत सारी वैल्यू आने वाली है। यहां से आपने देखा कि यहां से पहला टर्म हमारा बच गया, तो अगर यहां से पहला टर्म बचा तो यहां से हमारा लास्ट टर्म बच जाएगा, ये वाली वैल्यू अपने पीछे वाली वैल्यू से कट जाएगी। यहां शुरू में 1/3 बच गया, लास्ट में 1/21 बचा, एलसीएम लोगे तो 21 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7 माइनस 1 और ये 6/21 हो गया। ठीक है, 3 से काटते हो तो 2/7, 2/7 देख लीजिए आपका आंसर है, 2/7 हमारा बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना सारा कुछ अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। देखिए, जो कुछ किया है वही सारा कुछ करना है, बस थोड़ा अपना हम समय बचा सकते हैं। वो कैसे बचाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, अंतर यहाँ पे बराबर चल रहा है, यहाँ पे पहली वैल्यू लिख लो,
यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो 1/3 है। यहां से आप जानते हो अलग करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू के साथ ले लो, तो इसका लिख लिया 1/3। बीच में माइनस लगा दो क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो बीच में माइनस आ रहा था। और यहाँ की आखिरी वैल्यू लिख लो 1/21 और इनको घटा लो, बीच की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इनका एलसीएम हमारा 21 हो गया, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया हमारा 1, तो ये 6/21 यानी 3 से काटोगे तो 2/7। ये हमारा पहला ऑप्शन, ये सॉरी दूसरा ऑप्शन हमारा मैच कर गया। तो इससे हम लोग अपना समय बचा लेंगे। बेवजह बीच की जो चीजें हम लोग देख रहे हैं कि वो कटी रही हैं तो उसको लिखने का क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल 2 गुना करता है तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए कह रहा है कि ए अपनी चाल दुगनी कर देता है। क्या चाल के दुगना कर देने से दूरी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि मुझे ए स्थान से बी स्थान पे जाना हो, अगर मैं अपनी चाल को बढ़ा दूं या मैं अपनी चाल को घटा दूं, तो चाल को बढ़ाने घटाने से उससे डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि यहां भी क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यहां पे देखिए ए ने अपनी चाल को दुगना किया। मैं केवल ए की ही बात करूंगा क्योंकि लास्ट में भी देखिए ये बी तो हमें ऐसे फालतू में ही दिया है, बी का यहां पे कोई यूज है नहीं क्योंकि ए के बारे में कह रहा है ए अपनी चाल दुगनी कर रहा है और लास्ट में भी ए के बारे में ही पूछा गया है कि ए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो मैं केवल ए की बात करूंगा कि ए ने अपनी चाल दुगनी कर दी, यानी ए की चाल पहले अगर 1 रही होगी तो बाद में चाल उसकी 2 हो गई। तो चाल का रेशियो मेरा 1 और 2 का है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो चाल का अपोजिट टाइम होगा, तो टाइम में रेशियो हमारा 2 और 1 का होगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लग रहे थे। पहले उसको 2 घंटा 30 मिनट अधिक लग रहे थे, यहां से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लग रहे थे और यहां पे कह रहा है कि जब उसने अपनी चाल को दोगुनी कर दी तो यहां पे 2 घंटा 30 मिनट उसको अधिक लग रहे हैं और यहां पे जब उसने चाल दुगनी कर दी तो 1 घंटा कम लग रहा है। तो 2 घंटा 30 मिनट अधिक लग रहे थे और यहां 1 घंटा कम लग रहा है। प्लस माइनस का डिफरेंस लेंगे तो प्लस माइनस का जब भी आप अंतर लेते हो तो वो अंतर जुड़ जाता है। आपसे अगर कोई पूछे -2 और +5 में क्या अंतर होगा तो आप क्या बताओगे? अंतर हमारा 7 का होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 का होगा, क्या होगा? 7 का होगा। प्लस माइनस का अंतर जुड़ेगा। अगर यही हमसे पूछा जाता कि +2 और +5 का अंतर क्या होगा, तब आप कहते कि मेरा अंतर जो होगा वो डिफरेंस जो होगा वो 3 का होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि -2 और -5 का डिफरेंस क्या होगा, तब भी अंतर 3 का होगा। लेकिन अगर -2 और -2 और +5 का अंतर पूछा जाए तो ये जुड़ जाएगा, तो ये अंतर 7 का होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो प्लस माइनस का अंतर जुड़ेगा तो ये 2.5 घंटा और 1 घंटा हमारा मिला के कुल कितना घंटा हो जाएगा? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा, 3.5 घंटा को हम 7/2 घंटा भी लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं समय का अंतर देखूं तो हमको यहां पे जब मैं अपनी चाल 1 से जा रहा था और यहां मैंने चाल अपनी फिर डबल कर दी, तो यहां जब मैं 1 की चाल से जा रहा था तो मुझे 2.5 घंटा अधिक लग रहे थे। जब मैं 2 की चाल से मैंने अपनी चाल डबल कर दी, 1 घंटा कम लग रहे हैं। अंतर हमारा 3.5 घंटे का और वो अंतर जो दोनों का है समय का वो 1 बराबर 7/2 घंटा। यहां से अगर मैं आपसे जैसा कि कह रहा है कि ए 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, तो यहां से अगर मैं ए का अगर पहले वाला अगर समय निकालूं 2 बराबर, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 से 2 कट जाएगा, 7 घंटा आएगा। तो हमसे लगने वाला समय ही पूछ रहा था। हमसे पूछ रहा था कि ए 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो पहली वाली स्पीड से जो पहला समय था वो कितने घंटे आ गया? 7 घंटे। ये आंसर हो गया। तो ये हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा हमको प्यार दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत सारा पसंद करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है तो आपके सुझाव हमेशा मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, नमस्कार।